हेलो स्टूडेंट, आज के इस वीडियो में जो है गोली दर्पण स्फेरिकल मिरर जो है हम लोग पढ़ेंगे। इसके पहले वीडियो में हम समतल दर्पण जो है पढ़ा चुके हैं। समतल दर्पण में बताया गया था कि कोई भी जो है एक तल है, एक समतल तल है जिसके किसी एक पृष्ठ पर जो है पालिश कर दिया जाए तो दूसरा तल जो है उसका परावर्तक तल बन जाता है। ऐसे तल को जो है हम लोग समतल दर्पण बोलते हैं। तो ठीक वैसे ही जो है हम गोली दर्पण एक स्फेरिकल मिरर पढ़ेंगे। स्फेरिकल मिरर जो है स्फेयर टाइप, नाम से ही स्पष्ट हो रहा है कि एक स्फेयर होगा, गोला होगा। गोला किसका होगा भाई? कांच का गोला होगा। कांच के स्फेयर टाइप का एक गोला होगा और उस स्फेयर टाइप गोले के पृष्ठ पर, उसके पृष्ठ पर जो है हम पालिश कर दें। पालिश कर देंगे, जिस पृष्ठ पर हम पालिश करेंगे उसको छोड़ करके जो दूसरा पृष्ठ बचेगा वह पृष्ठ जो है एक आपका परावर्तक पृष्ठ बन जाएगा। अर्थात वहाँ पर जब प्रकाश आपतित होगा तो उस तल से या उस पृष्ठ से जो है प्रकाश का क्या होगा? परावर्तन होगा। तो ऐसे गोले को जो है हम गोली दर्पण बोलेंगे और उस गोली दर्पण में से किसी भी भाग को हम काट कर जो है अलग कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए यह एक कांच का गोला है, ठीक है, कांच का गोला, और इसके किसी भी भाग पर, किसी भी छोटे से भाग पर हमने क्या किया? पालिश कर दिया। ऐसे हमने पालिश किया और इसको यहाँ से हम काट करके निकाल लिए। यहाँ भी हम पालिश कर सकते हैं, यहाँ भी हम पालिश कर सकते हैं, ठीक है। इसको हम ऐसे काट करके निकाल लिए। तो ये वाला जो भाग बन रहा है AM1 M2, इसको हम लोग बोलेंगे गोलीय दर्पण। गोलीय दर्पण स्फेरिकल मिरर बोलेंगे, ठीक है, गोली दर्पण बोलेंगे। गोली दर्पण का डिफिनेशन हम लोग क्या लिख सकते हैं? गोलीय दर्पण, गोलीय दर्पण कांच के किसी खोखले गोले का कटा हुआ एक भाग होता है, एक भाग होता है जिसके एक तल पर पालिश किया हुआ होता है, ठीक है। गोली दर्पण कांच के किसी खोखले गोले का इकट्ठा हुआ भाग होता है जिसके एक तल पर पालिश किया होता है, पेंट किया जाता है, ठीक। तो ये गोली दर्पण कहलाएगा। अब गोली दर्पण के प्रकार हम लोग पढ़ेंगे। गोली दर्पण कितने प्रकार का होगा? गोली दर्पण के प्रकार, गोलीय दर्पण के प्रकार, टाइप्स ऑफ स्फेरिकल मिरर। गोली दर्पण के प्रकार। गोली दर्पण कितने प्रकार का होगा? देखिए यहाँ पे ये जो कांच का गोला जो हमने लिया है, इस पर जो पालिश है वो पालिश दो तरीके से किया जा सकता है, ठीक। एक पालिश जो है हम बाह्य पृष्ठ पे कर सकते हैं, ये उभरा हुआ जो पृष्ठ दिखाई दे रहा है, और एक पालिश जो है इसके अंदर यहाँ दबे हुए तल पे हम कर सकते हैं, ठीक है। जिस तल पर जो है हम पालिश करते हैं या जिस पृष्ठ पर हम पालिश करते हैं उसको छोड़ करके जो दूसरा पृष्ठ होता है वह जो है परावर्तक तल अथवा परावर्तक पृष्ठ कहलाता है। तो अगर जो है यह कर्व है, वक्र स्फीयर का एक भाग, इसके उभरे हुए पृष्ठ पर यहाँ पर अगर हमने पालिश कर दिया तो इस तरह का जो मिरर बनेगा उस मिरर को हम लोग बोलेंगे कनकैव, कनकैव मिरर, मतलब अवतल दर्पण, ठीक है। तो ये जो M1 M2 है, ये M1 M2 ये क्या है? अवतल दर्पण है, ठीक। अब मान लीजिए कि हमने पालिश जो है यहाँ पे, ये वक्र है, वक्र का एक यहाँ पे भाग पालिश यहाँ दबे हुए तल पर हम कर दें और यहाँ से काट कर निकाल लें, ठीक है। अब जो मिरर बनेगा
यहाँ पे उभरा हुआ, इसका हम देख रहे हैं कि ये जो परावर्तक पृष्ठ है वो उभरा हुआ है, तब हम इस मिरर को बोलेंगे कि यह मिरर कैसा है, उत्तल। उत्तल दर्पण मतलब कन्वेक्स मिरर। एक कन्वेक्स मिरर है आपका, ठीक, कन्वेक्स मिरर और कनकेव मिरर। तो गोलीय दर्पण मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं। फर्स्ट है आपका अवतल दर्पण, जिसको हम कनकेव मिरर बोलते हैं, और सेकेंड है उत्तल दर्पण, जिसको हम कन्वेक्स मिरर बोलेंगे। ठीक है, ये दो टाइप के मिरर आपको पढ़ना है। क्लास 10th में जो है आप लोग ने पढ़ा है, बहुत अच्छे से पढ़ा है। ठीक, तो ये दो प्रकार के मिरर होंगे। डिफिनेशन क्या होगा, अवतल दर्पण का डिफिनेशन क्या होगा, जब दर्पण के उभरे हुए तल पर पारे की कलई अथवा पालिश किया होता है तो ऐसे दर्पण को अवतल दर्पण कहते हैं। अवतल दर्पण में दबा हुआ जो तल होता है वो परावर्तक तल होता है, अर्थात दबे हुए तल से जो है प्रकाश का परावर्तन होता है। उत्तल दर्पण क्या होगा, वह दर्पण जिसके दबे हुए तल पर पालिश किया जाता है तथा उभरा हुआ तल परावर्तक तल होता है, उत्तल दर्पण कहलाता है। इस दर्पण में प्रकाश का परावर्तन जो है उभरे हुए तल से होता है। तो ये दो टाइप के जो है हम लोगों ने मिरर पढ़ा। ठीक, इसके बाद इस मिरर से संबंधित जो है कुछ मुख्य जो है डिफिनेशन हम लोग पढ़ेंगे। तो हेडिंग होगा नेक्स्ट, गोलीय दर्पण से संबंधित मुख्य परिभाषाएं। गोलीय दर्पण से संबंधित मुख्य परिभाषाएं। ठीक है, कुछ डिफिनेशन जो है हम लोग पढ़ेंगे। देखिए, सबसे पहले हम एक फिगर ये ले लेते हैं, कांच का गोला। ठीक है, यहाँ पर हमने सपोज किया कि एक कांच का गोला है और इस कांच के गोले के किसी भी भाग पर हमने ऐसे यहाँ पर पॉलिश किया हुआ है। ठीक है, यहाँ पॉलिश कर दिया। ठीक, अब एक कांच का जो गोला है उसका कुछ न कुछ कहीं ना कहीं पर जो है एक सेंटर होगा, ये एक सेंटर है। इस सेंटर को हम बोलेंगे इस दर्पण का वक्रता केंद्र, सेंटर ऑफ कर्वेचर। सेंटर ऑफ कर्वेचर इसको हम बोलेंगे, क्योंकि अगर हम इसको यहाँ से काट कर निकालते हैं तो एक कटा हुआ भाग इस गोले का है, जिसका केंद्र क्या है, सी है। इसलिए केंद्र सी को इस दर्पण का क्या बोलेंगे, वक्रता केंद्र बोलेंगे। तो ये हो गया आपका वक्रता केंद्र, वक्रता केंद्र, सेंटर ऑफ कर्वेचर। सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गया वक्रता केंद्र। M1 M2 एक मिरर बना, वक्रता केंद्र हुआ। इसके बाद यहाँ से एक लाइन ज्वाइन कीजिए, M1 M2, ये जो परावर्तक तल है, इस परावर्तक तल का एक मध्य बिंदु हम ले लेंगे, ये वाला मध्य बिंदु, जिसको हम बोलेंगे ध्रुव। ध्रुव बोलेंगे, पोल, इसको हम ध्रुव बोलेंगे। इसको वक्रता केंद्र बोलेंगे। ध्रुव से वक्रता केंद्र की जो दूरी होगी उसको हम बोलेंगे वक्रता त्रिज्या। वक्रता त्रिज्या, और इसको हम डिनोट करेंगे कैपिटल आर के द्वारा, कैपिटल आर या स्मॉल आर, ये हो जाएगा आपका। ठीक, इसके बाद यहाँ से कोई भी लाइन अगर हम इस पे ड्रा करते हैं, इस कर्वेचर पे, ये वाला,
ए वाला लाइन अगर हम ड्रा करते हैं तो ये सभी लाइन एक गोले का त्रिज्या होगा जो कि आपस में क्या होगा, बराबर होगा, ए वाला। तो पहला आपका है वक्रता केंद्र। वक्रता केंद्र इसको हम बोलते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर। सेंटर ऑफ कर्वेचर। सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होता है? तो सेंटर ऑफ कर्वेचर के लिए डिफिनेशन हम दे सकते हैं, गोली दर्पण कांच के जिस खोखले गोले का कटा हुआ एक भाग होता है उस गोले के केंद्र को वक्रता केंद्र कहते हैं। गोलीय दर्पण कांच के खोखले गोले का कटा हुआ एक भाग होता है, जिसके केंद्र को वक्रता केंद्र कहते हैं। ठीक है, ये वक्रता केंद्र हो जाएगा। डिफिनेशन आप अपने तरफ से भी लिख सकते हो, बना करके डिफिनेशन लिखा जा सकता है कि गोली दर्पण जो है कांच के जिस खोखले गोले का एक भाग होता है उस खोखले गोले के केंद्र को दर्पण का क्या कहते हैं, वक्रता केंद्र कहते हैं, सेंटर ऑफ कर्वेचर कहते हैं। नेक्स्ट टॉपिक जो होगा इसका वो होगा आपका ध्रुव, जिसे हम बोलेंगे पोल। ठीक, एक पोल क्या होता है? ये जो मिरर हम देख रहे हैं M1 M2 जो मिरर हम देख रहे हैं, इस मिरर का ये जो परावर्तक जो पृष्ठ है या परावर्तक जो तल है, इस परावर्तक तल का जो मध्य बिंदु होगा उस मध्य बिंदु को दिए गए दर्पण का ध्रुव बोलेंगे। तो यहाँ पर हो जाएगा आपका किसी दर्पण के परावर्तक तल के मध्य बिंदु को दर्पण का ध्रुव कहते हैं। इसे P से प्रदर्शित करते हैं। ध्रुव सदैव मूल बिंदु पर माने जाते हैं। ठीक है, ये जो ध्रुव होता है उसको जो है हम कार्तीय तल में मूल बिंदु पर जो है हम मानते हैं। नेक्स्ट थर्ड जो है इसका होगा वक्रता त्रिज्या। इसको हम बोलेंगे रेडियस ऑफ कर्वेचर। रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होता है? यहाँ हम देख रहे हैं चित्र में, ये जो हम दर्पण लिया है M1 M2 जो दर्पण है, उस दर्पण के ध्रुव से वक्रता केंद्र की जो दूरी होगी, दर्पण के ध्रुव से वक्रता केंद्र की जो दूरी होती है उस दूरी को बोलते हैं दर्पण का वक्रता त्रिज्या, और इसको हम डिनोट करेंगे स्मॉल r या कैपिटल R से। डिफिनेशन यहाँ नोट करेंगे, दर्पण के ध्रुव से वक्रता केंद्र तक की दूरी को दर्पण की वक्रता त्रिज्या कहते हैं। वक्रता त्रिज्या कहते हैं। ठीक है, इसे R से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, R से प्रदर्शित करेंगे, या स्मॉल r या कैपिटल R। वक्रता त्रिज्या हो गया। अब कुछ डिफिनेशन और नेक्स्ट पॉइंट होगा हमारा चौथा, मुख्य अक्ष प्रिंसिपल एक्सिस।
प्रिंसिपल एक्सिस। प्रिंसिपल एक्सिस क्या होता है? ये जो दर्पण हम देख रहे हैं, कांच के खोखले गोले का एक कटा हुआ भाग जिसका केंद्र सी है, सेंटर ऑफ कर्वेचर सी है, और इसका जो पोल है वो पी है। तो सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल को मिलाने वाली ये जो रेखा हम देख रहे हैं सी पी, इसको हम बोलेंगे दर्पण का मुख्य अक्ष। डिफिनेशन कैसे नोट करेंगे? दर्पण के वक्रता केंद्र व ध्रुव को मिलाने वाली रेखा, दर्पण के वक्रता केंद्र व ध्रुव को मिलाने वाली रेखा उस दर्पण की मुख्य अक्ष कहलाती है। किसी दर्पण के वक्रता केंद्र व ध्रुव को मिलाने वाली रेखा, मिलाने वाली रेखा दर्पण की मुख्य अक्ष कहलाती है। चित्र में मुख्य अक्ष क्या है? सीपी। सीपी क्या है? एक मुख्य अक्ष है, प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक, ये तो प्रिंसिपल एक्सिस हो गया। डिफिनेशन जो है आप लोग नोट कर सकते हैं यहाँ से। इसके बाद कुछ और डिफिनेशन जो है हम लोग नोट करेंगे इसमें। अभी हमने पढ़ा था मुख्य अक्ष, इसके बाद हम बोलेंगे दर्पण का द्वारक। दर्पण का द्वारक, एपर्चर ऑफ मिरर। एपर्चर ऑफ मिरर क्या होता है? ये देखिए, यह एक हमने दर्पण लिया, ठीक है। इस दर्पण का जो परावर्तक तल है, उस परावर्तक तल का कुछ न कुछ व्यास हुआ, कटोरे के जैसा। ये है एक मिरर, इस पर हमने पॉलिश किया हुआ है। एक कटोरे के जैसा जो है यहाँ पर एक स्फीयर पार्ट बन रहा है, उसको हम बोलेंगे दर्पण का द्वारक। दर्पण के परावर्तक तल का जो व्यास होगा, जैसे यहाँ पे ये कटोरे जैसा ये जो पोर्शन बन रहा है, इसको हम लोग बोलेंगे दर्पण का द्वारक। दर्पण का द्वारक। डिफिनेशन हम देख सकते हैं, किसी दर्पण के परावर्तक तल के व्यास को दर्पण का द्वारक कहते हैं। द्वारक कहते हैं, ठीक है। ये द्वारक होगा आपका। नेक्स्ट प्रॉपर्टी था आपका, नेक्स्ट फोकस। मुख्य फोकस अथवा फोकस तथा फोकस दूरी। फोकल लेंथ। फोकस तथा फोकस दूरी। सपोज कीजिए यह एक मिरर है, कनकेव मिरर है, M1 M2, ठीक है। तो सबसे पहले इसका जो है एक सेंटर होगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर, जिसको हम वक्रता केंद्र बोलेंगे, और परावर्तक तल का एक मिडिल पॉइंट होगा जिसको हम पोल बोलेंगे, ध्रुव। ये वक्रता केंद्र सी, इसको ये मिलाने वाली जो है एक रेखा है जिसको हम लोग क्या बोलेंगे? मुख्य अक्ष बोलेंगे। ये क्या है? प्रिंसिपल एक्सिस है। अब हमको फोकस चाहिए, तो फोकस का मतलब क्या है? एकत्रित होना। मतलब कि जब प्रकाश की किरणें जो हैं परावर्तन के पश्चात जिस पॉइंट पर मिलती हों, जिस पॉइंट पे,
उस पॉइंट को जो है हम उस मिरर का फोकस बोलेंगे। तो सपोज दैट मुख्य अक्ष के समांतर जो है प्रकाश की किरणें चल रही हैं, ये मुख्य अक्ष के समांतर प्रकाश की किरण चल रही हैं, बहुत सी प्रकाश की किरणें हैं आ रही हैं इस परावर्तक तल पर। और इस परावर्तक तल के लिए ये जो है सेंटर C और एक पॉइंट यहाँ पे जो आपतन बिंदु है, इसको अगर हम कोई लाइन ज्वाइन करते हैं तो ये एक नॉर्मल होगा, अभिलंब कहलाएगा। क्योंकि देखिए ये स्फीयर है, यह इसका सेंटर C है, हमने यहाँ पर जो है पॉलिश किया हुआ है और यहाँ से कोई भी लाइन ज्वाइन हम यहाँ पे करते हैं और इस पर एक टेंजेंट ड्रॉ करते हैं तो ये अप्रॉक्सीमेटली 90 डिग्री का होगा। आप लोग मैथमेटिक्स में पढ़ चुके हो कि किसी भी वृत्त के केंद्र से उसकी स्पर्शी पर मिलाने वाली रेखा उस पर क्या होती है, लंब होती है। तो ये वाली जो लाइन होगी इस पर क्या कहलाएगी, अभिलंब कहलाएगी। अर्थात CN, ये जो लाइन CN है वो क्या है, एक अभिलंब कहलाएगा। अभिलंब कहलाएगा तो ये वाला एंगल जो है इसका क्या कहलाएगा, आपतन कोण कहलाएगा। तो परावर्तन के नियम से जो है जो एंगल यहाँ पे बन रहा है, जैसे सपोज कीजिए इस अभिलंब CN के सापेक्ष थीटा एंगल जो है बन रहा है, तो यहाँ से जो प्रकाश की किरण लौटेगी वो अभिलंब के सापेक्ष जो है थीटा कोण बनाते हुए ऐसे लौट जाएगी। तो ऐसे एक प्रकाश की किरण लौटी और प्रिंसिपल एक्सिस को कट कर दी, यहाँ पे काटी। दूसरी प्रकाश की किरण यहाँ पर जो हम दिखाए हैं इसके लिए जो है नॉर्मल कहाँ पे होगा, तो वक्रता केंद्र और ये जो आपतन बिंदु है इसको मिलाने वाली जो रेखा होगी वो इस पर क्या कहलाएगी, अभिलंब कहलाएगी। ये n डैश है। अब यहाँ से जो एंगल होगा, मान लीजिए कि थीटा डैश एंगल है, तो इसके अकॉर्डिंग जो है यहाँ से ये आपतित किरण और यहाँ से एक परावर्तित किरण होगी और ये परावर्तित किरण कुछ ऐसे चली जाएगी। ठीक है, दोनों परावर्तित किरणें जो हैं मुख्य अक्ष के जिस बिंदु पर काटेंगी, यहाँ पे जिस बिंदु पे काटेंगी उस बिंदु को हम उस दर्पण का क्या बोलेंगे, फोकस बोलेंगे और इसको हम कैपिटल F से डिनोट करेंगे। तो ये तो जो हम मिरर लिए हैं वो मिरर जो है आपका क्या है, कनकेव मिरर है, कनकेव मिरर, अवतल दर्पण है। ठीक है, तो अवतल दर्पण के लिए हम फोकस या मुख्य फोकस को कैसे डिफाइन कर सकते हैं। डिफाइन ऐसे किया जा सकता है, मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश की किरण दर्पण से परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के जिस बिंदु पर मिलती हैं उस बिंदु को दिए गए दर्पण का फोकस कहते हैं। इसको कैपिटल F से प्रदर्शित करते हैं। एवं दर्पण के ध्रुव से फोकस तक की दूरी, दर्पण के ध्रुव से फोकस तक की दूरी को फोकस दूरी कहते हैं और इसको हम डिनोट करेंगे स्मॉल f के द्वारा। यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी होगी उसको हम डिनोट करेंगे स्मॉल f के द्वारा। ठीक, ऐसे ही अगर हम उत्तल दर्पण की बात करें तो ये जो है एक उत्तल दर्पण है जिसके दबे हुए तल पर पॉलिश किया गया उभरा हुआ तल जो है परावर्तक तल है। इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर किधर होगा, इधर राइट साइड में होगा, क्योंकि इसका स्फीयर पार्ट यहाँ बनेगा। ऐसे जो है इसका स्फीयर पार्ट बनेगा तो इसका सेंटर यहाँ पे लाई करेगा। इसका स्फीयर पार्ट इधर बनता, ऐसे जो है ऐसे स्फीयर पार्ट बनता तो इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर इधर आएगा, आपका लेफ्ट साइड में आएगा। तो यहाँ जो है एक सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा राइट साइड में उत्तल दर्पण के लिए और इसका एक पोल होगा ध्रुव P। दोनों को मिलाने वाली जो रेखा होगी वह इसका मुख्य अक्ष कहलाएगा। इसको हम थोड़ा सा आगे की तरफ बढ़ा लेते हैं। अब प्रकाश की समांतर किरण पुंज हम डालते हैं यहाँ पे। ठीक है, ये आपतन बिंदु है, ये भी आपतन बिंदु है। हमने बता दिया नॉर्मल कैसे खींचना है। तो नॉर्मल आप सेंटर ऑफ कर्वेचर से इंसिडेंट पॉइंट को मिलाने वाली रेखा को ढूंढ लीजिए। यहाँ से एक नॉर्मल बना लीजिए, यह एक नॉर्मल है और ये भी एक क्या है, नॉर्मल है। ठीक, ये नॉर्मल है आपका। प्रकाश के परावर्तन का नियम लगा, एक अभिलंब हो गया CN और यहाँ पे n डैश। अगर यहाँ पे थीटा एंगल बना रहा है आपतित किरण तो इसका परावर्तन कुछ इस तरह से हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा, ये भी थीटा एंगल बनेगा। और ये आपतन कोण अगर हम मानते हैं तो यहाँ पर भी ये आपका क्या होगा, एक
परावर्तन कोण हो जाएगा इस तरह से। दोनों किरणों को जो हम पीछे की तरफ बढ़ाएं, यहाँ पे बैक ट्रैक पीछे की तरफ बढ़ाएं, तो ये दोनों परावर्तित किरणें मुख्य अक्ष के जिस बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत हो रही हैं, उस बिंदु को हम बोलेंगे उत्तल दर्पण का मुख्य फोकस अथवा फोकस। ठीक है, तो उत्तल दर्पण का मुख्य फोकस हम देख रहे हैं पोल से राइट साइड में पड़ रहा है, और अवतल दर्पण का जो मुख्य फोकस है वह अवतल दर्पण के पोल से लेफ्ट साइड में पड़ रहा है, बाईं ओर पड़ रहा है। और इसकी फोकस दूरी को कैसे डिफाइन करेंगे? उत्तल दर्पण के ध्रुव से मुख्य फोकस तक की ये जो दूरी होगी इसको हम बोलेंगे मुख्य फोकस दूरी अथवा फोकस दूरी। डिफिनेशन हम लिख सकते हैं, मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के जिस बिंदु से आती हुई प्रतीत हो रही हैं, क्योंकि यहाँ पर अगर हम अपना नेत्र लगाएं और उसे देखने का प्रयास करें तो हमें ये लगेगा कि ये दोनों परावर्तित किरणें जो है मुख्य अक्ष के उधर कोई पॉइंट है जहाँ से आती हुई क्या हो रही हैं, प्रतीत हो रही हैं। इसलिए जो है इसको हम बोलेंगे दिए गए दर्पण का क्या बोलेंगे, मुख्य फोकस बोलेंगे। और इस ध्रुव से इस फोकस तक की जो दूरी होगी उसको बोलेंगे फोकस दूरी, और इसको हम स्मॉल f डैश के द्वारा प्रदर्शित करेंगे। हमने पहले ही बता दिया है कि पोल को, ये जो पोल होते हैं उसको हम ओरिजिन पे रखते हैं, मूल बिंदु पे रखते हैं। मूल बिंदु से ही कोई भी हम डिस्टेंस मापेंगे। आगे हम चिन्ह परिपाटी बताएंगे, कुछ और नियम हैं। तो यहाँ से हम देख रहे हैं कि अवतल दर्पण की जो फोकस दूरी होगी, ये वाली फोकस दूरी वो निगेटिव होगी। अवतल के लिए फोकस दूरी कैसी होगी, निगेटिव। और उत्तल के लिए इधर जो आपका साइन होगा वो होगा आपका पॉजिटिव, मतलब उत्तल दर्पण की फोकस दूरी कैसी होगी, धनात्मक होगी। अवतल दर्पण की फोकस दूरी ऋणात्मक होगी। तो ये डिफिनेशन रहा आपका। फिर से रिवीजन, मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के पश्चात दर्पण के मुख्य अक्ष के जिस बिंदु पर मिलती हैं या जिस बिंदु से आती हुई प्रतीत होती हैं, उस बिंदु को दिए गए दर्पण का फोकस कहते हैं। इसको कैपिटल F से प्रदर्शित करते हैं। एवं दर्पण के ध्रुव से मुख्य फोकस तक की जो दूरी होती है उस दूरी को दिए गए दर्पण की फोकस दूरी कहते हैं, जिसको स्मॉल f से प्रदर्शित करते हैं। चूँकि अवतल दर्पण में मुख्य फोकस दर्पण के परावर्तक तल की ओर होता है, अर्थात बाईं ओर होता है, और उत्तल दर्पण का जो मुख्य फोकस होता है दर्पण के परावर्तक तल के दूसरी ओर होता है, दाईं ओर होता है। इसलिए जो है अवतल दर्पण की फोकस दूरी ऋणात्मक और उत्तल दर्पण की जो फोकस दूरी होती है वो धनात्मक होती है। तो फोकस दूरी हो गया। डेफिनेशन हम बोल दिए हैं, आप लोग लिख सकते हो। फोकस तल, नेक्स्ट होगा फोकस तल, फोकल प्लेन। ठीक, फोकल प्लेन क्या होता है? ये हमारा जो है अवतल दर्पण है। इस अवतल दर्पण का ध्रुव P है, वक्रता केंद्र C है। यहाँ से समांतर प्रकाश की किरणें जो हैं दर्पण पर आपतित हो रही हैं, और इस तरह से कुछ इनका परावर्तन होता है। अभी हमने बताया है ये परावर्तन हुआ है, जिसको इस पॉइंट को हम लोग क्या बोलते हैं, फोकस बोलते हैं, मुख्य फोकस बोलते हैं। इस फोकस में से गुजरने वाला मुख्य अक्ष के लंबवत एक ऐसा प्लेन होगा, यहाँ पर ये जो प्लेन हम देख रहे हैं, इस प्लेन को हम बोलेंगे फोकल प्लेन। फोकल प्लेन, फोकस तल, अर्थात दर्पण के मुख्य अक्ष के लंबवत दर्पण के फोकस में से गुजरने वाले तल को फोकस तल कहते हैं। दर्पण के मुख्य अक्ष के लंबवत दर्पण के फोकस में से होकर गुजरने वाले तल को फोकस तल कहते हैं। इस तरह से जो है प्लेन है, इस पर जो है आपका कोई भी ऑब्जेक्ट होगा उसका इमेज बनेगा।
इसलिए जो है हम इसको बोलेंगे फोकल प्लेन बोलेंगे। डेफिनेशन नोट कर लें। दर्पण के मुख्य अक्ष के लंबवत फोकस में से होकर गुजरने वाले तल को फोकस तल कहते हैं। फोकस तल कहते हैं, ठीक है, ये फोकस तल होगा। नेक्स्ट जो दो हेडिंग हम लोग पढ़ेंगे, ये दो हेडिंग जो है आप क्लास 10th में नहीं पढ़े थे, उसको यहाँ पे आपको जानना है वो क्या होता है आपका। सबसे पहले हमको पढ़ना है उपाक्षीय किरणें। उपाक्षीय किरणें। और नेक्स्ट पढ़ना है हमको सीमांत किरणें। सीमांत किरणें, ये दो जो है आप लोग हाई स्कूल में नहीं पढ़े थे, इसको जानिए। एक मिरर है, ठीक, ये इसका प्रिंसिपल एक्सिस है, सीपी प्रिंसिपल एक्सिस है, मुख्य अक्ष है। इस मुख्य अक्ष के करीब करीब यहाँ पर देखिए, ये भी प्रकाश की किरण है, यह भी एक प्रकाश की किरण है। और कुछ ऐसी भी किरण आ सकती हैं, कुछ ऐसी भी किरण आ सकती हैं। इन दो किरणों को, इसको और इसको, बोला गया है सीमांत किरणें। सीमांत किरणें मतलब दर्पण के मुख्य अक्ष से दूर, दर्पण के किनारों से होकर जाने वाली किरण को सीमांत किरण बोलते हैं। दर्पण के मुख्य अक्ष से दूर, दर्पण के किनारों से होकर गुजरने वाली किरणों को सीमांत किरणें कहते हैं। और दर्पण के मुख्य अक्ष के करीब, उसके पास से होकर गुजरने वाली किरणों को हम बोलते हैं उपाक्षीय किरणें। इसको हम बोलेंगे उपाक्षीय किरणें। उपाक्षीय किरणें क्यों? क्योंकि एक किरण जो है बिल्कुल करीब करीब, पास पास में, मुख्य अक्ष के पास में, और एक किरणें जो हैं मुख्य अक्ष से बहुत दूर हैं, जो कि दर्पण के कॉर्नर पे ये लिमिट है कि यहाँ पर इस मिरर का लिमिट इतना ही तक है और ये प्रकाश की किरण यहाँ तक जा रही है, इसलिए जो है इन किरणों को सीमांत किरण बोलेंगे। और जो किरणें मुख्य अक्ष के बिल्कुल पास से होकर गुजरेंगे, बिल्कुल करीब करीब से होकर गुजरेंगे, उनको हम बोलेंगे उपाक्षीय किरणें। ठीक है, उपाक्षीय किरणें। डेफिनेशन लिखवा देते हैं। दर्पण के मुख्य अक्ष के बिल्कुल समीप से होकर गुजरने वाली किरणों को उपाक्षीय किरणें कहते हैं। और नेक्स्ट सीमांत किरणें। सीमांत किरणें दर्पण के मुख्य अक्ष से दूर, दर्पण के किनारों से, दर्पण के किनारों से होकर जाने वाली किरणों को सीमांत किरणें कहते हैं।
ये डिफिनेशन हो गया। अब तक जो है हम लोग गोलीय दर्पण से संबंधित जो है मुख्य परिभाषा जो है हम लोग पढ़ रहे थे। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे कि जो गोलीय दर्पण होता है, स्फेरिकल मिरर जो होता है, उस स्फेरिकल मिरर का जो फोकल लेंथ है एफ और रेडियस ऑफ जो कर्वेचर है उसके बीच क्या रिलेशन होता है। क्लास 10th में भी हम इस रिलेशन को जो है प्रूव किए हैं। वो रिलेशन होता है F = R/2। यदि किसी दर्पण की वक्रता त्रिज्या R और दर्पण की फोकस दूरी F हो तो उस दर्पण की जो फोकस दूरी होती है F = R/2, दर्पण की फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। उसको बिल्कुल जो है सिंपल वे से जो है प्रूफ कराया गया था। उस मेथड को अप्लाई न करते हुए जो है हम यहाँ पर जो है क्लास 12th में उस फार्मूला को जो दूसरे तरीके से जो है हम लोग प्रूफ करेंगे। इसको मिटा देते हैं। नेक्स्ट हेडिंग मोस्ट इम्पॉर्टेंट हेडिंग है।